अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली तब्दीलियों का वैसे तो मुकाबला कर नहीं सकती, तो इसलिए अब थर्ड अंपायर को साथ मिलाकर तमाम खिलाड़ियों को भी अपने साथ मिलाने के बाद एक बार फिर ये फैसला हुआ है कि धांधली की जाए। और ये धांधली हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन जजेस के साथ जहां हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं है। और ये अक्सरियत हासिल ना होने का जो मसला है उसका हल क्या निकाला गया है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और कैसे वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपने मोहरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंस्टॉल करना चाहती है और इनसे क्या मकासद लिए जाएंगे, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अपने स्टाफ के एहलकारों पर कुछ इनामात की बारिश की गई है। इस पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, खास तौर पर रोजनामा सरकार से वाबस्ता मजदूर सहाफ़ियों को इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस हो रही है। तो उनके ज़ख्मों पर बरनौल लगाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये इकदाम दुरुस्त क्यों है। इसके अलावा साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तरमीम की गई और एक बार फिर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात अदलिया की आज़ादी के अंदर छेड़खानी करने की कोशिश की है और इसके मुमकिन तौर पर क्या नताइज हुकूमत के खिलाफ निकल सकते हैं, इस पर भी आपको तफसीलात जो हैं वो मुकम्मल आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि वफाकी हुकूमत को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल नहीं है। वैसे तो जजेस को इंडिपेंडेंट, बिल्कुल गैर जानिबदार और एक आज़ाद ख्याल रखने वाला जज होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई चीज़ आपको मिलावट के बगैर नहीं मिलती। ना तो रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, दूध और खाने पीने की अशिया देख लें, वो भी मिलावट ज़दा होती हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो असरात हमारे मुआशरे के एक तबके के अंदर मौजूद हों उसके असरात दूसरे तबके पर ना हो। और यही चीज़ हमें अब रियासती इदारों के अंदर भी नज़र आती है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 16 जजेस हैं, रेगुलर जजेस, जबकि 2 एडिशनल जजेस हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की रिटायरमेंट के बाद जजेस की तादाद 16 हो चुकी है और काजी फैज ईसा के होते हुए 17 जजेस जो इस वक्त थे वो 17 जजेस थे। अब वफाकी हुकूमत को अगर देखा जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत नहीं है, क्योंकि काजी ग्रुप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अकलियत में था। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी ग्रुप के 4 जजेस हमें वाज़े नजर आते हैं। एक जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली। इसके अलावा जो दीगर जजेस हैं, एडहॉक जजेस के अलावा हमें दीगर जो रेगुलर जजेस हैं वो सारे ही तकरीबन मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये जो अकलियत में बदल गई वफाकी हुकूमत की, अब इसको पूरा करना था और ये पूरा करने का एक हल ये निकाला गया वफाकी हुकूमत की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट में मजीद जज भर्ती किए जाएं। और इसके लिए अब एक कायमा कमेटी बराए सेनेट, कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ जो सेनेट की है, उसमें एक बिल पेश किया गया। उस बिल में ये मंजूरी देते हुए कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर जजेस की तादाद 17 नहीं बल्कि 25 होगी, यानी 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में भर्ती किए जाएंगे। इसके 2 मकासद हैं। एक कि सुप्रीम कोर्ट अगर फुल कोर्ट बने या इस तरह के कोई अहम मुकदमात हों तो वहां पर भी हुकूमत को अक्सरियत हासिल हो। अब अक्सरियत कैसे मुमकिन तौर पर हासिल हो सकती है? फर्ज करें कि इस वक्त जो रेगुलर जजेस हैं, जैसे मैंने 4 जजेस के नाम गिनवाए, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये 4 और जो 8 नए भर्ती होंगे, ये इनको मिलाएं तो ये बन गए आपके टोटल 12 जजेस। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और उनके साथ जो इस वक्त जजेस हैं, अभी एक जज तैनात होना और वो भी मुमकिन तौर पर हुकूमत की मर्जी का ही होगा। तो इस तरह हुकूमत के पास चले जाएंगे 13 जजेस और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ मुमकिन तौर पे हो जाएंगे 12 जजेस और 2 एडहॉक जजेस को भी अगर आप साथ मिलाएं तो इस तरह हुकूमत के पास टोटल 15 जजेस हो जाएंगे। और 15 जजेस एक भारी अक्सरियत होती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ 12 जजेस होंगे और इस तरह हुकूमत अपने मनपसंद जजेस को सुप्रीम कोर्ट में इंस्टॉल करके वहां अक्सरियत हासिल करना चाहती है और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक तरह से डिसफंक्शनल या उनके काम में खलल डालने की कोशिश कर रही है। और ये एक इंतहाई
घिनौना मंसूबा है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने 1997 में भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया, उस वक्त काजी फैज ईसा ग्रुप इस्तेमाल हुआ, और फिर साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के दौर में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई। लेकिन हैरान कुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होने की बजाय उनके जो मुखालिफ जजेस थे, जो आइन और कानून की पासदारी पर अमल रखते थे, जो आज़ाद जहन आज़ाद ख्याल रखने वाले जजेस थे, उनके साथ भारी अक्सरियत हो गई, और इस तरह साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई नदामत और सुबकी का सामना करना पड़ा। तो अब हुकूमत ये तो अफोर्ड कर नहीं सकती कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी मर्जी के बेंच ना बने, उनकी मर्जी के जज ना हो, और उनकी मर्जी के जज उनके मर्जी के फैसले ना दे सकें। तो इसलिए हल ये निकाला गया कि अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। जैसे मैंने कहा कि एडहॉक जजेस को और मौजूदा 4 जजेस और 8 नए जजेस को साथ मिलाया जाए, और एक जज जो काजी फैज ईसा की रिटायरमेंट की वजह से भर्ती होगा वो भी हुकूमत की मर्जी से लगेगा। तो इस तरह मुमकिन तौर पे हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की तादाद होगी वो 15 हो जाएगी, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनके पास 12 जजेस की हिमायत रह जाएगी, और इस तरह हुकूमत इस मामले को इस्तेमाल करेगी। एक बार फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुमकिन तौर पे कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, और इस तरह सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया जाएगा, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर अपने मजमूम मकासद पूरे करेंगे। लेकिन क्या ये मकासद पूरे हो सकते हैं? और यहाँ एक और चीज हमें ये भी नजर आती है कि बज़ाहिर वफाकी हुकूमत इन जजेस को इस्तेमाल करके, इनको इंस्टॉल करके जो आईनी बेंचेस बन रहे हैं उसमें मुमकिन तौर पे ये इन जजेस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैंने कहा 4 जजेस हैं। कल मैं इंशाल्लाह आपको जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से एक वीडियो शेयर करूंगा। कुछ डाटा मैंने उस हवाले से इकट्ठा कर लिया है, और उसमें बताऊंगा कि कैसे आईन पाकिस्तान को रीराइट करने वाला, आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला जज इस वक्त आईनी बेंचेस का प्रिजाइडिंग जज लगाने के हवाले से हुकूमत कोशिश कर रही है, और उन्होंने कौन कौन से ऐसे मुतनाज़ा फैसले दिए जिससे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त फायदा पहुंचा। इंशाल्लाह कल सारी तफसीलात एक व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसा मैंने कहा कि एक मकसद है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाना और हुकूमत के जजेस को अक्सरियत दिलाना। दूसरी वजह नए जजेस जो है वो भर्ती करना, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करना है। उसकी दूसरी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस को आईनी बेंचेस में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां हुकूमत के मनपसंद मुकदमात होंगे या उनके सियासी मुखालफिन के मुकदमात आएंगे, और उनके ये मनपसंद जज होंगे, और इन मनपसंद जजेस से मनपसंद फैसले लिए जाएंगे। अब हाई कोर्ट से कौन कौन से जजेस आ सकते हैं ये भी देखना है। साथ ही अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हालिया इंतखाबात हुए, तो उसमें वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण मुख्तलिफ बार एसोसिएशन और बार काउंसिलों को ये कहते हुए पाया गया कि आप हमें वकला की सीवियां दे, हमने हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की भर्तियां करनी है, तो वहां आपके लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। और यूं वकला तंजीमों को लालच देकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाब जीता गया। इसके अलावा अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात होने के 2 तरीके हैं। एक कि हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, दूसरा कि कोई 15 साल का तजर्बा रखने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज बराह रास्त भी सुप्रीम कोर्ट का जो 15 साल का तजर्बा रखने वाला वकील बराह रास्त भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत बराह रास्त इन 8 जजेस को भी भर्ती कर सकती है। हाई कोर्ट से अपने मुंतखब जो जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट कर सकती है, क्योंकि जुडिशल कमीशन के अंदर भी बज़ाहिर हुकूमत को अक्सरियत होगी, और इस तरह हुकूमत अपने मनपसंद जजेस लाने में कामयाब रहेगी, और अदलिया की आज़ादी का और जो एक हमारे आइन का एक बुनियादी ये उसका पिलर इसको कह लें कि आइन के बुनियादी ढांचे का यह हिस्सा है कि अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार होगी। इस वक्त हुकूमत का पहला हमला ही हथौड़े के जरिए उस स्ट्रक्चर को तबाह करना, उस स्ट्रक्चर को तोड़ना, और जजेस की तकर्री में सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग है उसको शामिल करना, और सियासी जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करना है, ताकि सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करके अपने मकासद पूरे किए जाएं, और एस्टेब्लिशमेंट को मजीद कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और अदलिया के ऊपर उनको फराहम किया जाए। तो देखना यह है कि इस हवाले से कहां तक कामयाबी होती है। साथ एक और अहम नुकता जो इसी से जुड़ा हुआ है, शायद एक और सोच जो वफाकी हुकूमत की है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाकर फुल कोर्ट का रास्ता बंद किया जाए, क्योंकि इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 में अगर आप जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 19 जज वहां बैठ सकते हैं, 17 रेगुलर,
दो मजीद जजेस की गुंजाइश उसमें हो सकती है। और देखना यह है कि अब वफाकी हुकूमत इस हवाले से क्या तब्दीलियां करती है, क्योंकि बज़ाहिर 25 जजेस की तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में एडजस्ट होती हुई नजर नहीं आती। और इसी हवाले से जब काबीना कायमा कमेटी में मंजूरी हो रही थी तो सेनेटर कामरान मुर्तजा और पीटीआई के सेनेटर हामिद खान की जानिब से जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत की गई। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट में 10-12 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर होते थे, आज 30-30 मुकदमात फिक्स हो रहे हैं। और इस सारे मामले में जजेस की तादाद बढ़ाने में बुनियादी जो फरीक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो हमें सुप्रीम कोर्ट को खत लिखना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपको जजेस की तादाद बढ़ाने से आप मुत्तफिक हैं, बढ़ानी चाहिए, क्या आपकी ज़रूरत है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया। इसके अलावा सेनेटर हामिद खान ने, जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इसका वाज़ेह मकसद अदलिया पर एक तरह से कंट्रोल हासिल करना है और इसके से अदलिया मजीद कमज़ोर होगी, क्योंकि हुकूमत की मर्जी के फैसले सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ रहे, इसलिए अपनी पसंद के जज लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि अपनी पसंद के, अपनी मर्जी के फैसले सुप्रीम कोर्ट से लिए जा सकें। लेकिन इन तमाम तर मुखालफत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कायमा कमेटी ने मंजूर कर लिया। अब ये मुमकिन तौर पे सेनेट में पेश होगा और इस तरह ये अगर एक कानून की शक्ल इख्तियार करता है तो फिर इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया की आज़ादी पर एक और कारी ज़रब लगाई जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, देखना है कि वफाकी हुकूमत इस हवाले से कामयाब होती है या नहीं, ये एक अहम फैसला है। और अदलिया की जानिब से अभी रद्द अमल आना है। अदलिया से हमें ये इशारे मिल रहे हैं कि मुमकिन तौर पर जुडिशल इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। देखना यह है कि जजेस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की इस मदाखलत को रोकते हैं, उसके आगे बंद बांधते हैं, या फिर इसके आगे सर तस्लीम खम करते हुए अच्छे बच्चे बनकर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को, उसकी ज़रूरत को, उसकी मर्जी को, उसकी जो डिमांड है उसके आगे उसको पूरा करते हैं। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी अहम चीज़ ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अभी जो पुलिस एहलकार थे उनके स्टाफ में, उनके प्रोटोकॉल में शामिल थे, उनकी रिहाई के बाद उनको केपी हाउस बुलाया, उनको फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका वेलकम किया गया और साथ ही उनको 10,000 रुपए इनाम और एक ग्रेड तरक्की देने की भी मंजूरी दी। इस पर जो रोजनामा सरकार से वाबस्ता हमारे कुछ दोस्त हैं उनको बहुत ज्यादा इस पर तकलीफ पहुंची, इस हवाले से सोशल मीडिया पर लिखा गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है और इल्जाम क्या लगाया जा रहा है इन एहलकारों पर कि ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ एहतजाज में शामिल थे और मुमकिन तौर पर तोड़ फोड़ करने और दीगर जो एक गैर कानूनी एहतजाज था बज़ाहिर जो कहा जा रहा है उसमें ये लोग मुलव्विस थे। और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बज़ाहिर ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है जो एहतजाज में शरीक होंगे और हुकूमत की मर्जी और मंशा के मुताबिक उनके साथ शामिल होंगे। तो इस पर जवाब ये है कि जब अहद चीमा और फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर करप्शन करते थे और उस करप्शन की वजह से ये जेलों में भी रहे और उसके बाद इनको जेलों से जब शरीफ खानदान ने अपनी डील की तो फिर साथ ये भी रिहा हुए। अहद चीमा पर 2000 अरब रुपए के करप्शन के मुकदमात थे, वो सारे दबा दिए गए, खत्म कर दिए गए। शरीफ खानदान की करप्शन से वाबस्ता 15 लोग मशकूक मौत मारे गए, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। और उसके बाद फवाद हसन फवाद और अहद चीमा को जब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आई तो दोबारा इनको काबीना का हिस्सा बनाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब मुस्लिम लीग नून इस तरह के लोगों को काबीना में बिठा सकती है, उनको तरक्कियां दे सकती है, उनको जो है वो मजीद ताकतवर ओहदों पर बिठा सकती है, तो फिर क्या ऐसे लोग जो वजीर आला के प्रोटोकॉल में शामिल थे, सरकारी मुलाजिम थे, जिनको केपी हाउस से गिरफ्तार किया गया, उनकी तजलील की गई, उनको हथकड़ियां लगाई गई, उनकी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की गई ताकि उनको बेतौकीर किया जाए, जिन पर तशद्दुद किया गया, उनको जेली तौर पर 1 माह से जायद तकरीबन हिरासत में रखा गया। और जब वो उनके खिलाफ अगर शवाहिद थे तो आप अदालतों से उनको सजा दिलवाते, आपके पास शवाहिद नहीं थे, ये सियासी और जेली मुकदमात थे, इसलिए अदालतों ने उनको रिहा कर दिया। तो अगर वजीर आला उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको इनाम दे रहा है या उनको एक दर्जा तरक्की दे रहा है तो फिर इसमें यह गलत कैसे है? शरीफ खानदान अपने चहेतों को तरक्कियां दे, उनको हुकूमतों में शामिल करे, वफाकी वजीर के दर्जे दे तो ये ठीक। यहाँ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी मुलाजमीन को अगर एक दर्जा तरक्की दे तो इस पर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मसला होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मेरे ख्याल में ये सरकारी मुलाजमीन ना एहतजाज में
شامل تھے نہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی. یہ وزیر اعلیٰ کے سیکیورٹی پروٹوکول کا حصہ تھے اور ان کو بلا وجہ صرف اس وجہ سے حراست میں لیا گیا, جیل میں رکھا گیا کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی سٹاف میں شامل تھے. تو اس لیے میرے خیال میں مجھے تو اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا. ہاں اگر آپ نے معیار ایک رکھنا ہے تو اگر یہ غلط ہے تو پھر شریف خاندان کے لوگوں پر بھی, ان کے جو ذاتی چہتے ہیں, پھر آپ ان کے حوالے سے بھی آواز اٹھائیں. دوسری اہم چیز جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ خیبر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ بلکہ 19 ستمبر کو, گزشتہ سے پیوستہ ماہ, اب نومبر شروع ہو چکا ہے, تو 19 ستمبر کو وفاقی حکومت نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا جس کے تحت سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں وقتی طور پر ترمیم کی گئی تھی اور جسٹس منیب اختر کو نکال کر جسٹس امین الدین کو شامل کروایا گیا. من پسند کمیٹی بنی, من پسند کمیٹی نے من پسند مقدمہ لگایا, من پسند مقدمے کے لیے من پسند بینچ بنا, من پسند بینچ میں من پسند ججز شامل ہوئے اور من پسند ججز سے من پسند فیصلہ لیا گیا, اور وہ فیصلہ تھا 63A کو ریورس کرنا, اور اس پر سپریم کورٹ نے حکومت کی مرضی کا فیصلہ دیا اور اس طرح پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کر آئینی ترمیم پاس کروائی گئی اور آئینی ترمیم کے جو ثمرات تھے اس سے حکومت مستفید ہوئی. تو اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس تھا اس کو اب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا حصہ بنایا جائے. اور آج اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون تھا اس میں ترمیم کی گئی ہے اور اس قانون کو باقاعدہ عملی شکل دے دی گئی ہے. تو اس میں جو ممکنہ تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو چند ایک بتا دیتا ہوں. اس جو ترمیم اس میں کی گئی ہے وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا سیکشن 2 تھا اس میں ترمیم کی گئی ہے. اس کے علاوہ سیکشن 3 میں ترمیم ہوئی ہے, سیکشن 5 میں, اور اس کے علاوہ 7A اور 7B کے نئے سیکشن بھی جو ہے وہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے اندر اب شامل کیے گئے ہیں. یعنی جو ترمیمی آرڈیننس تھا اس آرڈیننس کی مدت چونکہ 3 ماہ ہوتی ہے اور 3 ماہ کے بعد اس آرڈیننس نے ختم ہو جانا تھا, تو اب وفاقی حکومت نے اس آرڈیننس کو قانون کا باقاعدہ حصہ بنا دیا ہے اور یہ نئی ترمیم پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے اندر کی گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنے تمام تر ریسورسز استعمال کرنے کے باوجود, اپنے تمام تر جو دھاندلی یا ان کی جو ایک جیل سازی ہے اس کو اختیار کرنے کے باوجود کیا حکومت کامیاب ہو سکتی ہے. جیسا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف کبھی بھی تھرڈ امپائر کو ساتھ ملا کر کرکٹ نہیں کھیل سکتا اور نہ جیت سکتا ہے, اور اس وقت مسلم لیگ نون نے تمام تر امپائر اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں, پچ اپنی مرضی کی بنوائی, کھلاڑی اپنی مرضی کے رکھے, مخالفین کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے, ان کو جو ہے وہ ان کی فیلڈرز کو بھی انہوں نے پورے گراؤنڈ سے ہٹا دیا, خالی کروا دیا, لیکن اس کے باوجود یہ حکومت ہمیں میچ جیتتے ہوئے نظر نہیں آتی. دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت جو اس وقت بھی ڈگمگا رہی ہے یہ کب زمین بوس ہوتی ہے, لیکن زیادہ ٹائم نہیں رہتا. اس حوالے سے جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سعید بلوچ کو اجازت دیں, اللہ حافظ.